नमस्कार। जनमंच में मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, जब जब सवाल खड़े होते हैं तो सवाल के समाधान को तलाशने के लिए संवाद की जरूरत पड़ती है, और जहां संवाद की जरूरत पड़ती है वहां जनमंच लेकर हम आपके बीच में हाजिर होते हैं। आज के जनमंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज के जनमंच में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो समाज से जुड़ा है। जी हाँ, एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि जो समाज में रहता है वो सामाजिक प्राणी कहलाता है, लेकिन समाज से बाहर अगर कोई रहता है तो वो या तो दानव है या फिर देवता, वो सामाजिक प्राणी नहीं हो सकता। लेकिन समाज में रहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति समाज की ही जड़ें खोदने लग जाए तो उसको क्या कहेंगे। खैर छोड़िए, जैसे जैसे हम हाईटेक हो रहे हैं, हाई प्रोफाइल केस सामने आ रहे हैं, अपराधों में इजाफा हो रहा है। और जहां तक हम बात करते हैं अपराधों की, तो पहले अपराधों में महिलाओं की संख्या नगण्य हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम हाईटेक हुए, हाई प्रोफाइल हुए, या तो महिलाओं को अपराध में धकेले गया या फिर महिलाएं खुद भी उस अपराध की तरफ बढ़ती चली गईं जो हाईटेक अपराध हैं। और ऐसे बड़े केस जब सामने आते हैं तो ये चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि महिला जो समाज को दशा और दिशा देती है, उसकी अगर दशा और दिशा ठीक नहीं हो, अपराध की तरफ उसका झुकाव हो जाए तो सवाल खड़े होते हैं। और जनमंच में हम उन सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इस चर्चा का एक छोटा सा पार्ट बने हैं, और कोशिश करेंगे इस छोटे से पार्ट को बहुत बड़ा बनाने की। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं सीमा राठौड़ जी हैं, वीरंगना वेलफेयर एसोसिएशन से संबंध रखती हैं। राजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। महेंद्र सिंह खेड़ी हैं, प्रदेश सचिव हैं युवा कांग्रेस के। महेंद्र सोनी हैं जो कि सामाजिक अन्वेषण एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं। गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा हैं, श्री राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं। अभिषेक जैन हैं जो कि मीडिया प्रकोष्ठ है, आम आदमी प्रभारी का वो संभाल रहे हैं। पुनीश शरीन हैं जो कि प्रभारी जयपुर ग्रामीण आम आदमी पार्टी हैं। उमेश सिंह जी राठौड़ हैं, पूर्व पुलिस अधीक्षक रहे हैं और उसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं। मिनेश अग्रवाल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। संजना राजावत हैं, वीरंगना वेलफेयर से। गजेंद्र सिंह खोजास हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्मचारी संगठन के। और उनके अलावा भी जो भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सबका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर शिव गौतम हैं हमारे साथ जो कि मनोरोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहला सवाल मैं करूँगा आपसे, मेरा सवाल है राजेंद्र सिंह जी से, आपसे मेरा सवाल है, आपने पुलिस को बड़े नज़दीक से देखा है, अपराधियों को बड़े नज़दीक से देखा है, लेकिन जैसे जैसे अभी हम हाई टेक होते जा रहे हैं तो हमारा जो क्राइम है वो भी हाई टेक होता जा रहा है, और महिलाओं की उपस्थिति उसके अंदर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अपराध के जहाँ तक मैं समझता हूँ 3 बड़े पहलू होते हैं, जिसमें आर्थिक पहलू होता है, नैतिक पहलू होता है और सामाजिक पहलू भी होता है। आप किस नज़रिए से उसको देखते हैं? आप ये बात तो मानते हैं कि हमारी पूरी आबादी में आधी आबादी है महिलाओं की है, और जब हमारी आधी आबादी महिलाओं की है तो जिस तरह से विकास का दौर चला है, जिस तरह से वैश्वीकरण का दौर हिंदुस्तान के अंदर आया है, और जो नए नए साधन हमारे महिलाओं और पुरुषों दोनों को मिले हैं, तो एक भौतिक साधनों के प्रति लोगों के अंदर एक आकर्षण का भाव पैदा हुआ है। और आप ये मानते हैं कि भौतिक साधनों को खरीदने के लिए आर्थिक साधन जरूरी है, और इस आर्थिक कमी को पूरा करने के लिए आप ये देखिए कि अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, और इन अपराधों में बढ़ोतरी जहां मेल मेंबर्स में हुई है उतनी गति से तो फीमेल मेंबर्स में नहीं हुई, पर वो कुछ बढ़ी है। वो हमारे को यहाँ ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान में, चूँकि हम लोग अभी तक इस चीज़ से महिलाएँ पीछे रही है, अब ऐसा लग रहा है कि वो भी इसमें बराबर हिस्सेदार बनती जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि अपराधों में महिलाओं का जो एक प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है। ये जो कारण है मैं समझता हूँ आर्थिक ही सबसे बड़ा कारण है। जो लड़कियों की पढ़ाई है उसके ऊपर खर्चा बढ़ा है, और जिस हिसाब से हमारी शिक्षा महंगी हुई है, जिस हिसाब से हमारी व्यावसायिक शिक्षा महंगी हुई है, उसको देखते हुए लाखों रुपया खर्च करने के बाद में जब बच्चियों को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो वो ये सब साधनों को तलाश करने के लिए इस तरह के अपराधों के अंदर जो अपराधी गिरोह है वो इनको फंसा के इनके साथ अपराध करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। और इनकी आड़ में मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। मेरा अगला सवाल आपसे है उमेश सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से मैंने कहा 3 पहलू प्रमुख रूप से आते हैं, नैतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है। लेकिन अगर हम 3 ही बड़े केसों की बात कर लें, पिछले 1 महीने की हम बात करें तो राजधानी जयपुर में एक केस ऐसा भी आया जहाँ ब्लैकमेलिंग के चलते एक आरपीएस को अपने आप को गोली मारनी पड़ी, उसके पीछे भी एक महिला थी। एक केस ऐसा भी आया जिसने पूरी रात 24 घंटे पुलिस को छका के रखा। रेप केस की बात सामने आई, लेकिन बाद में जब वो सब निकला तो मामला ब्लैकमेलिंग का निकला। उसके साथ कुछ पुरुष भी शामिल थे, महिला उसमें शामिल थी। हाईटेक उनका मामला था और वो करोड़ों की ठगी करने के इंतजार में थे। और एक केस ऐसा भी सामने आया जिसमें पुलिस और वकील, यानी न्याय और जो न्याय की पालना कराने वाले हैं, वो दोनों कहीं ना कहीं समाज को शर्मसार किए, जिसमें पुलिस भी संलिप्त पाई गई, वकील भी संलिप्त पाए गए, और वो ब्लैकमेलिंग का हाई प्रोफाइल केस था। क्या कहेंगे आप? दरअसल महिपाल जी, ईटीवी का धन्यवाद। एक बहुत ही रोचक और जनउपयोगी मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। देखिए, जहाँ तक
राजस्थान में पिछले दिनों इन 4-5 घटनाओं का ताल्लुक है। ये जो 4-5 घटनाएं जो घटित हुई है, खास करके रेप को लेकर घटित हुई है और बलात्कार को या यौन अपराध को लेकर घटित हुई है, और उसमें महिलाओं को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है या महिलाएं जिस रूप में आगे आई है, वो समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें जो मूलभूत प्रश्न ये है कि बलात्कार के केस में सबूत का अधिभार अभियुक्त पे रहता है। अभियुक्त को ये प्रमाणित करना पड़ता है कि वो उसने ऐसा नहीं किया, और वो लड़ाई अदालत तक जाती है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कुछ अपराधी तत्वों ने कुछ महिलाओं के एलिमेंट को मिक्स किया और इस कानून का फ़ायदा उठा करके और अथॉरिटीज़ के सामने तथ्यों को तोड़ मोड़ करके और झूठे केस बलात्कार के या यौन अपराध के दर्ज करवाए। और पुलिस की भी मैं कुछ मामलों में तारीफ भी करूंगा कि उन्होंने बहुत ही त्वरित गति से इसका अनुसंधान करके दूध का दूध और पानी का पानी किया। लेकिन इस घटनाओं के जो फैक्ट सामने हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। वो इस तरह से चौंकाने वाले हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं और तकनीक का इस्तेमाल करके और हाई प्रोफाइल क्राइम, एक क्राइम तो ऐसा था जिसमें इस राज्य का मोस्ट वांटेड एक क्रिमिनल है, उस क्रिमिनल ने एक हाइड सुपारी देके किसी का मर्डर करवाया। उस मर्डर के केस में यह फैक्ट सामने आया कि वो महिला भी उसमें जुड़ी हुई थी और वो ब्लैकमेल रैकेट निकल के आया। और वो रैकेट भी तब निकल के आया जब एक पुलिस का अधिकारी उसमें पीड़ित बना, और शायद पुलिस की मजबूरी रही होगी कि अपने अधिकारी को जब पीड़ित ब्लैकमेल का शिकार होते हुए देखा तो अपने पुलिंदे में से उस अपराध को निकाल के ले और एक के बाद एक कड़ियाँ खोलते गए। प्रश्न ये, और उसमें पुलिस की भी मिलीभगत निकली, स्टेज पे जाके पुलिस के अधिकारियों की भी मिलीभगत निकली। तो राजस्थान के परिदृश्य में, इस कानून के परिदृश्य में मेरा मानना यह है कि इस अपराध की जटिलता को देखते हुए उन कारणों के बारे में हमें अवश्य सोचना चाहिए कि वो इस तरह के क्या कारण हैं, आर्थिक हो चाहे सामाजिक, जिसमें महिलाएं इस रूप में कानून को समझने के बाद वकील, पढ़े लिखे लोग और पुलिस के लोग भी इसमें मिलीभगत करके इस अपराध को एक नया ताना बना दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि अगर जिस दिन वाकई जिनके साथ गैंग रेप होगा, वाकई जो लोग पीड़ित होंगे, उनको पुलिस और समाज क्या समझेगा। और एक बात और है कि ये पुलिस की जो डिस्क्रिशन पावर है इन्वेस्टिगेशन में बलात्कार के केस को गलत या साबित करने की, सब कुछ ही पुलिस के डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ की पुलिस राजनीतिक प्रभाव में, तो आने वाले समय में पॉलिटिशियन अगर इसमें कूद गए तो ये एक पास एक टूल बन के उभरेगा। ये अपराध और इस अपराध से जुड़ी हुई जटिलता है, वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पराजित करने के लिए टूल बन के उभरेगा। तो ये प्रवृत्ति अपने आप में बहुत घातक है और इसके सामाजिक, इसकी एक सोशल टोमोग्राफी होनी चाहिए। सोशल साइंटिस्ट उनको सोचना चाहिए कि इस अपराध को किस तरह से इसका पूरा विश्लेषण करें और इसकी रोकथाम के उचित प्रभाव। जी बिल्कुल, ये विश्लेषण का विषय बनता जा रहा है और जिस तरह से लगातार हाईटेक केस सामने आ रहे हैं उसके अंदर महिलाओं की संलिप्तता भी आ रही है। हम लोग कहीं भी महिलाओं के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी हम हमेशा सवाल उठाते रहे हैं, उनके संरक्षण को लेकर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं, उनकी तमाम अधिकारों को लेकर हम लोग हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। एक महिला हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि महिलाएं धीरे धीरे कहीं ना कहीं शिकार हो रही हैं, क्राइम का शिकार होती जा रही हैं, और इस तरह से अगर होता रहा तो जो रियल लोग हैं जिनके साथ इस तरह का मामला हुआ है, जो पीड़ित हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, उनका केस प्रभावित होगा। आप कहाँ तक देखती हैं महिला की नज़र से? मेरा सोचना यही है कि जहाँ तक महिलाओं को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला है और समय मिला है और इंकरेजमेंट मिला है, उसको महिलाएं काफ़ी हद तक अलग दिशा में लेके जा रही हैं। अच्छी बात है, आप कदम से कदम मिला रही हैं, अच्छी बात है, आप पुरुष के साथ चल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अलग रास्ते पर जाएंगे। आर्थिक युग के दौर के अंदर आप वो सब कुछ कर लेंगी जो नहीं होना चाहिए। समय को देखते हुए एजुकेशन के साथ एक अच्छी पकड़, अपने समाज के, अपने परिवार की मोरल को डाउन ना होने दें। कम से कम महिलाओं को इतना तो सोच के आगे कदम बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल, महिलाओं को सोचकर आगे कदम थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, अपना मोरल डाउन नहीं होने दें, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखें, ये इनका कहना था। और भी कई सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से हम आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां हम हमारी सभ्यता और संस्कृति को थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेल कर उसके कंधे पे कदम रख के आगे बढ़ के पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा लोटवाड़ा साहब, जिस तरह से लगातार इस तरह के केस सामने आए, पुलिस शर्मसार हुई, पुलिस को शर्मसार किया गया, पुलिस को छकाया भी गया, जहां तक नैतिक मूल्य हैं वो शर्मसार हुए, क्योंकि जिस तरह से रेप की कहानी गढ़ी गई, रात भर 24 घंटे पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी और पहाड़ खोदने के बाद चूहिया निकली। क्या सोचते हैं आप? समस्त परिप्रेक्ष्य में देखें कि रामायण की एक चौपाई जिसमें राम ने ये कहा था कि विनय करत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले सकोप राम तब भय बिन होए प्रीत। हमारा समाज विकृति की तरफ इसलिए जा रहा है कि हमारी जो मूल्य, जो सरकार जिस तरह से मूल्यों का अवमूल्यन कर रही है,
उस वजह से हमारा समाज में विकृति आ रही है। पहले हमारा समाज इसलिए संगठित था कि 5 प्रकार के भय समाज में व्याप्त थे। पहला भय जो था वो माँ बाप का भय था, दूसरा भय था समाज का भय था, तीसरा भय था राज का भय था, चौथा भय था राम का भय था। लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सारे भयों को गौण कर दिया गया और इन सारे भय जब गौण हो गए तो आदमी स्वच्छंद हो गया और महिला स्वच्छंद हो गई। जहाँ जहाँ ये कल्चर है कि यत्र यत्र नारेश पूजनते तर रमनते रे देवता, ये हमारा वो राष्ट्र है। लेकिन यहाँ पर जो आधुनिकीकरण हुआ और उस आधुनिकीकरण के फैशन के युग में हम ये देख रहे हैं कि इजी मनी, और क्योंकि वुमेन एक सॉफ्ट टारगेट है, बहुत जल्दी एल्योरमेंट में आ जाते हैं, तो इसलिए उनको जो चालाक लोग हैं वो उनको अपने जाल में फंसा करके, मोहपाश में फंसा करके और उनका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन ये कानूनी भय जब रुक सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपराध जब रुक सकते हैं जब समाज को आप एम्पावर करेंगे। उस जमाने में समाज के पास आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले समाज के पास वो शक्ति थी, उसको समाज से बाहर कर दिया जाता था, उसको समाज प्रताड़ित करता था, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था, उस पर तो आपने अंकुश लगा दिए। आज समाज किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेता है तो एक्शन नहीं ले सकता कोई आदमी। तो आज हमारे गाँव की जो संरचना थी उसने भी इसको प्रभावित किया है। आज हमारे गांव की जो संरचना थी उसमें भी कुप्रभाव आ गए। तो जब तक आप इन सामाजिक संस्थाओं को सशक्त नहीं बनाएंगे, जब तक समाज का भय व्याप्त नहीं होगा। आज आप देखें, मैं गुरुद्वारा साहब की बात करता हूं, आज भारत का राष्ट्रपति वहां पर पोछा लगा रहा था। क्यों लगा रहा था? क्योंकि वहां सामाजिक अंकुश था। लेकिन आप यहाँ करके देख लीजिए, एक तरफ दूसरी लाइन खड़ी हो जाएगी, दूसरी तरफ दूसरी लाइन खड़ी हो जाएगी। तो जब तक आप सामाजिक संस्थाओं को सशक्त नहीं करेंगे, ये अपराध नहीं रुकेंगे। और जिस दिन सामाजिक संस्थाएं सशक्त हो जाएंगी, जिस दिन परिवार सशक्त हो जाएंगे, जिस दिन माँ बाप सशक्त हो जाएंगे, कोई अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि पुलिस की थोड़ी कमी रह जाती है, कोई कहता है कि राजनीतिक दबाव बढ़ जाता है पुलिस के ऊपर तो थोड़ी कमी रह जाती है, कहीं सामाजिक स्तर हमारा गिर रहा है उसमें भी कमी रह जाती है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ईटीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपने विषय लिया है ये सामाजिक एक बहुत गंभीर विषय है और इसकी उत्पत्ति आज ही नहीं हुई है। इसकी उत्पत्ति होने में समय लगा है और ये समय के साथ में ये सब बदलाव आया है। मैं इस चीज़ में ये कहना चाहूँगा कि अगर हम इसकी उत्पत्ति के पीछे कारण देखें तो कारण ये होगा कि हमें एक पहलू को समझना होगा कि संस्कृति और सभ्यता अभी विगत 20 वर्षों के अंदर जैसे जैसे भौतिकवाद आगे बढ़ा, विज्ञान ने तरक्की करी है, तो कुछ एक जो संगठन है जैसे कुछ एक संगठन है, उन्होंने एक भ्रम पैदा कर दिया समाज के अंदर कि ये संस्कृति में परिवर्तन है। विज्ञान जब तरक्की करता है, विज्ञान जब आगे बढ़ता है तो वो सभ्यता का विकास होता है, न कि संस्कृति में बदलाव होता है। हमारी 10,000 और 5,000 वर्ष पुरानी जो संस्कृति है उसमें बदलाव नहीं होता, लेकिन वहाँ पे एक भ्रम डाल दिया गया कि संस्कृति में बदलाव आ रहा है। जब आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको लगता है कि ये संस्कृति में बदलाव है सभ्यता के अनुसार, तो वो भौतिकवाद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने जो आर्थिक संसाधन है वो आर्थिक संसाधन भिन्न भिन्न रास्ते चुन लिए गए, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि ये एक संस्कृति में बिखराव है। हमें ये इस समस्या को अगर ख़त्म करना है तो हमें आधार पे जाना होगा, बेस पे जाना होगा, हमें स्कूलों में जाना होगा, हमें बच्चियों को बताना होगा, हमें बच्चों को बताना होगा कि आपकी संस्कृति वही है जो 5,000 वर्ष पूर्व थी। ये तो केवल एक सभ्यता का विकास है, ये तो केवल एक विज्ञान का विकास है। विज्ञान को तरक्की करने दीजिए, सभ्यता को आगे बढ़ने दीजिए, संस्कृति को हम व्यवस्थित अपने घर में रखें, अपने स्कूल में रखें, अपने कॉलेज में रखें, ऑफिस में रखें, कंपनी में रखें, सरकार के अंदर रखें, विधानसभा में रखें, लोकसभा में रखें, तब जा करके। और दूसरी बात, आप अपराध की बात कर रहे हैं, अपराध की कोई श्रेणी नहीं होती है। ना तो अपराध के अंदर जैसा जिस प्रकार से अपराध अभी जो विषय उठाया जा रहा है कि भाई नारी के द्वारा अपराध है, अपराध की कोई श्रेणी नहीं है। अपराध एक अपराध है, चाहे वो नारी करे चाहे वो पुरुष करे। तो मेरा तो इतना ही तात्पर्य है कि हमें जो बदलाव लाना है वो बेस स्तर से लाना होगा, संस्कृति और सभ्यता को दोनों को समझना होगा। उसी के अनुसार हम शायद हो सकता है कि इस तरीके की जो सामाजिक जो बदलाव आने वाले टाइम में जो होने जा रहे हैं उन पे हम अंकुश लगाएं और एक नए सामाजिक बदलाव की ओर हम जाएं। तो जी हाँ, बिल्कुल हमें आधार तलाशने की जरूरत है और उस आधार पर जब हम जाएंगे तब जाकर कहीं आधारभूत कमियां जो हैं उनको पूरा कर पाएंगे और एक नई दशा की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए फिलहाल यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से मुलाकात होगी जनमंच में। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका जनमंच में और अभी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शिव गौतम। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मेरा अगला सवाल गौतम साहब आप ही से है कि जिस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोग हाईटेक अपराधों की तरफ जा रहे हैं,
जहां महिलाएं नगण्य हुआ करती थी अपराधों में, वहीं अभी हाई प्रोफाइल 3 बड़े केस इस महीने के आप देखेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं या तो महिलाएं शिकार हुई हैं या षड्यंत्र का शिकार हुई हैं, क्योंकि उसमें पुरुषों की ज़्यादा संख्या रही है, लेकिन एक महिला को इस्तेमाल किया गया हर केस के अंदर। जहाँ एक पुलिस अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा, एक पुलिस और वकील दोनों महकमे बदनाम हुए, और एक पूरी रात भर पुलिस को छका के रखा एक औरत के सिर्फ झूठे केस ने, जिसमें रेप का केस सामने आया था और बाद में वो ब्लैकमेलिंग पर जाकर ठहर गया। सारी रात मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी। तो ये मानसिकता किस तरफ जा रही है, हमारे समाज की ये मानसिकता जो बदल रही है, क्या कारण मानते हैं आप? इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है जो व्यक्ति ब्लैकमेल करता है, और दूसरा है जो ब्लैकमेल होता है यानी कि विक्टिम होता है, और दोनों की अलग अलग मानसिकता होती है। जो व्यक्ति ब्लैकमेल करना चाहता है, चाहे पुरुष है या महिला है, महिला अपराध इन दिनों में पिछले दशक में ये देख रहे हैं अपन कि ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पहले या फिर रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, दो में से एक बात है, लेकिन निश्चित रूप से रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है या वास्तव में बढ़ता जा रहा है, ये एक अलग शोध का विषय है। लेकिन महिला अपराध अपने आप में ज़्यादा बढ़ रहा है, विश्वव्यापी बढ़ रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही बढ़ रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े भी ये दिखाते हैं कि महिला अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसमें जो ब्लैकमेलर है उसकी मानसिकता ये है कि वो इजी मनी मेकिंग चाहता है, उसका एक मोटिव होता है, और उस मोटिव को प्राप्त करने के लिए वो नैतिक या अनैतिक मार्ग को नहीं देखता। दूसरा जो विक्टिम होता है उसकी मानसिकता अलग होती है। वो व्यक्ति कहीं न कहीं ऐसा होता है जो कि उसको जीवन में कुछ मिला नहीं है और एक अतृप्तता उसके जीवन में है, तो उसकी पूर्ति के लिए उस व्यक्ति का शिकार बना लिया जाता है, और वो उसकी पूर्ति करने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से शिकार हो जाता है। समानता है मोटिव। एक तरफ वो प्लेजर चाहता है बाय गेटिंग द फाइनेंशियल इनपुट फॉर हिमसेल्फ, और दूसरा उसका मोटिव है सेक्सुअल प्लेजर, ड्राइव का प्लेजर का करना। अब प्रश्न ये उठता है कि लोग क्यों करते हैं और समाज इसके लिए क्या कर सकता है। अंडर रिपोर्टिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहां भी इस तरह का केस हो हमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए, और रिपोर्ट जब होती है और समाज के सामने जब खुलकर बात आती है तो इससे थोड़ा ब्रेक लगेगा। जी बिल्कुल, समाज के सामने अगर खुलकर बात, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर डॉक्टर साहब की, समाज के सामने अगर खुलकर बात आएगी तो थोड़ा ब्रेक लगेगा, इनका कहना है। मेरा अगला सवाल आपसे है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सकता है। क्या सोचते हैं आप, जिस तरह से सारे सिनेरियो पर हम लोग बात कर रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? अगर इन अपराधों के बारे में अगर सत्य की जानकारी ली जाए तो मैं तो सोचता हूँ जब भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने का मतलब ये था कि विकास की बातें बताई जाए और विकास की तरफ। आज आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने जब चैनल आते हैं और एडवर्टाइज के जो चैनल आप देखो तो आप बहन बेटी के साथ देख नहीं सकते बैठ के। इसमें महिलाओं और हमारी बच्चियों जो पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं इन पर गलत भेंट पड़ता है, सही तरीके से उसको तोड़ मोड़ के दिखाए जाते हैं। अभी मैंने एक चैनल पे देख रहा था, मैं कुछ ही दिनों में बाहर विदेश में एक अभिनेत्री को दिखाया गया, जिस तरह से वस्त्र उसके देखे गए। क्या हमारी संस्कृति, ये संस्कृति कहती है इस तरह के कपड़े पहनना? जब से हमारी संस्कृति को इन्होंने छुपाने की कोशिश की है, हिंदुस्तान की संस्कृति को, राजस्थान की संस्कृति को, तब से अपराध बढ़ने लगे हैं। कुछ जो ये माफियाज हैं इस तरह के काम करने वाले, ये लोग उन महिलाओं का यूज़ करते हैं और उनको भी आर्थिक स्थिति का प्रलोभन देके और इस तरह के काम होते हैं। इसके लिए पुलिस को और जो कानून व्यवस्था है हमारी, अब न्याय प्रक्रिया में देखिए, जब वकीलों का इस तरह का केस सामने आया, बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि जो न्याय दिलाने वाले व्यक्ति हैं वो भी ऐसे केसों में फंसे हुए हैं। तो इसके ऊपर मैं तो ये कहता हूँ कि राजस्थान की सरकार को और हमारे पुलिस अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई की जाए, और जो ये अपराध किए जा रहे हैं ऐसे, उन महिलाओं पे उतना ही दोष ठहराया जाना चाहिए जितना पुरुष पे ठहराया जाता है, अगर महिला शामिल है तो उसके अंदर। जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। राजेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है, बार बार एक प्रश्न यहाँ खड़ा हो रहा है, हर कोई यही कह रहा है कि भय बिन होना प्रीत गोसाई, लेकिन भय है, कानून का भय है, सजा का भय है, लेकिन कहाँ ऐसी खामी रह जाती है कि ये भय निकल गया है और ज़रूरत पड़ रही है उस भय की? पुष्पेंद्र जी, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कमज़ोर हो गया है, और उसमें न्याय है वो देरी से मिल रहा है। जब न्याय देरी से मिलता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ता है, और जो हमारी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया, उसमें इतनी जटिलताएं हैं कि एक आम आदमी ये सोचता है कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा, और वो निराश हो जाता है
और उसके बाद में उस जो भी अपराध है उसकी परिणति या तो ये होती है कि जो पीड़ित होता है वो घर बैठ जाता है, और या जो दूसरे लोग अपराधी हैं वो इतने सक्षम हो जाते हैं और इतने तरीके ढूंढ लेते हैं कि वो उसमें विजयश्री प्राप्त कर लेते हैं। और इसी का कारण है कि जब हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कमज़ोर हो गया, आप देखिए 4 स्टेज है। पहली इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं है हमारे पुलिस अधिकारियों को कि हमको किस तरह से केसेस की हमारे को इन्वेस्टिगेशन करनी है, किस तरह से बयान लेने हैं, किस तरह से हमारे को मुकदमे के अंदर गवाह रखने हैं, किनका किस तरह से चालान करना है। दूसरी स्टेज आप देखिए आपके एपीपी की हालत ये है कि वो बजाय पीड़ित को समझाने के वो मुलजिमों से मिलना पसंद करता है। आप स्पष्ट रूप से चाहे किसी भी न्यायालय में चले जाएं, आपको अगर जब भी कोई गवाही का मौका होगा आप देखेंगे तो एपीपी चुप बैठा रहेगा। तो उसकी चुप्पी सीधे रूप से अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराधियों के साथ मिलीभगत कर रही है। और हमारी जो तीसरी स्टेज है वो न्याय की स्टेज है, और न्याय की स्टेज है वो इन दोनों मामलों का परिणति है। और चौथा जो इसका दंड है वो जेलों में है। जेलों की क्या हालत है, जेलों को आराम गृह बना रखा है। जेलों के अंदर स्थिति ये है कि व्यक्ति ये महसूस कर रहा है, अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा है कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, वहाँ बैठ के क्राइम कर रहा है, वहाँ उसकी सरकार सुरक्षा कर रही है, वहाँ उसको मोबाइल मिल रहे हैं, वहाँ उसको विलासिता के सारे साधन मिल रहे हैं, उसको वहाँ पे सारी जितने भी कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज हैं वो सब मिल रहे हैं, वो वहाँ बैठा बैठा क्राइम कर रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो 4 क्राइम की स्टेज है, क्राइम दमन की स्टेज है, वो चारों पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, समाज शास्त्रियों को सोचना चाहिए, अपराध से जुड़े हुए जो लोग हैं, पुलिस के महकमे के लोग, जुडिशरी के महकमे के लोग, मीडिया के लोग, पॉलिटिशियंस, इन सब को सोचना चाहिए कि हम इन चारों प्रोसेस को कैसे ठीक करें। कोऑर्डिनेशन नहीं है इनमें। आज पुलिस किसी मामले का इन्वेस्टिगेशन करके चालान करती है तो जुडिशरी और आपका जो भी प्रोसिक्यूशन साइड है वो अपने आप को अलग फील करती है। वो ये सोचती है भाई ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, उसमें अगर किसी प्रकार की कमी भी रह गई तो उसको पूरा करने का प्रयास नहीं करती है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इन चारों एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ अपराध कम नहीं होंगे, अपराधियों में डर नहीं होगा। जो हमारे पुलिस का मोटो है, अपराधियों में भय, आम आदमी में विश्वास, वो पूरी तरह से लागू नहीं होगा। अब उल्टा हो गया, आम आदमी पुलिस से डर रही है, अपराधी है बिल्कुल विश्वस्त है। उनको ये पता है कि हमारे हाथ सोने के, हमारे पैर लोहे के, हम जितना चाहे पैसा खर्च कर सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति है वो कहाँ पैसा खर्च कर सकता है। तो ये जो लॉन्ग प्रोसेस है इसमें अपने आप को पीड़ित व्यक्ति कैसे बना के रखे, इसके लिए मैं समझता हूँ बड़ी चिंता का विषय है। जी जी बिल्कुल, प्रोसेस बहुत लंबा है और इसी प्रोसेस के बीच में कहीं ना कहीं पीड़ित फंसकर रह जाता है। मेरा अगला सवाल गजेंद्र जी आपसे है, जिस तरह से ये सारे मामले सामने आते हैं, आप एक कर्मचारी संगठन के नेता भी हैं, कई बार ये भी देखा गया है कई संस्थाओं के बीच में भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, जहां एक केस भी पहले बीच में आया था कि एक कर्मचारी ने अपने एक बॉस को फंसाने के लिए उसकी सीढ़ी बनवाई और फिर उसका इस्तेमाल किया, वो उसमें भी एक महिला थी। क्या कहेंगे? नहीं, आज का जो सोशल मीडिया और मॉडर्नाइजेशन है, इसमें इकोनॉमिकल ज़माने के कारण लोग इसमें ज़्यादा होते हैं। कई बार क्या होता है कि विभागों में भी ऐसी होता है, जितने विभाग है वहाँ कर्मचारियों के साथ कई बार होता है और कई बार ज़बरदस्ती उसको यूज भी किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जो ये प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, इसमें भी हम आगे बढ़ने के बजाय पिछड़ते जा रहे हैं, हमारे चारित्रिक पतन होता जा रहा है। तो मैं इस बारे में जो अभी गिरिराज सिंह जी ने कहा था कि समाज का अंकुश ख़त्म हो गया, तो मैं समझता हूँ इस बारे में पूर्णतः सहमत हूँ कि हमारे समाजों का जो लोगों पे अंकुश ख़त्म हो गया, क्योंकि न्यायालय में जाओ या सरकार ने जो पार्टियों ने कई ऐसे घोषणा पत्र बना रखे, उनमें हमारी जो पंचायतें होती थी उनका अंकुश होता था हर परिवार पे, वहाँ के क्या कल्चर है, क्या उनका चारित्रिक निर्माण है, वो समाज ही ज़्यादा बेहतर कर सकता है, न कि ये सरकार और ये जो मीडिया में जो आज चल रहा है। लेकिन गजेंद्र सिंह जी, जैसे जैसे ज़माना बदलेगा हमें हमारे समाज में भी सामाजिक परिवर्तन करने पड़ेंगे और हमने किए भी हैं, कई कुरीतियाँ भी हमारे समाज में रही हैं।
उनको भी दूर करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे परिदृश्य बदलता है, समाज भी बदलता है। तो कब तक हम उस पूरे ही पुरानी चीज़ को लेते हुए चलेंगे कि पहले ये भी था कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी, लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं जाएंगी, तो क्या वो सब आप वापस करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, शिक्षा तो सबसे पहला काम है कि हमारे यहाँ समाज में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। और शिक्षा के साथ ये तो नहीं है कि शिक्षा के साथ हमारे समाज की जो रीति रिवाज और जो हमारे जो पुराने अच्छे संस्कार उसको बुला दिया जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। जिस तरह से कह रहे हैं कि शिक्षा के साथ जो है वो पुराने संस्कार नहीं भुलाने चाहिए, अगर उसमें कुछ बुराइयां हैं तो उसको हम दूर कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम अभी तक अपने अगर साथ लेकर चलेंगे तो यकीन मानिए कि जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उन पर पूर्णतया अंकुश लगेगा। फिलहाल हम लेते हैं यहाँ छोटा सा विराम, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जनमंच में। जिस तरह का हम जनमंच लेकर आते हैं, जनता के सवाल, जनता के मुद्दे और उन सवालों के समाधान तलाशने की हम कोशिश करते हैं। जनता हमारे बीच में है और अब हम जनता के सवालों से उसकी शुरुआत करेंगे। कोई कुछ आप क्या कहना चाहते हैं? समाज के लिए यहाँ पर कई लोग बात कर रहे हैं कि समाज के अंदर बदलाव आ रहा है, वो सही बात है, लेकिन उसके साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा। पहले हम हमारे बच्ची को बोलते थे कि भाई घर से जाओ, संभल के जाना। अब मेरे ख्याल से ज़माना आ गया कि जब हमें बोलना पड़ेगा अपने बच्चे को कि बेटा जाओ तो अपना चरित्र संभाल के रखना। हम लोग शक्ल देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अमुक आदमी कैसा है। इवन पुलिस वाले भी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं। उसमें रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है, हमारे अपने अंदर भी रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है। हमें केवल शक्ल पे और वेशभूषा देख करके ये अंदाज नहीं लगाना चाहिए कि अमुक आदमी शरीफ है कि बदमाश है। तो ज़्यादातर हम लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और शायद हम लोग वहाँ विश्वास कर बैठते हैं कि हाँ भाई ये महिला है, ये बिल्कुल मतलब बच्ची है और ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आजकल बराबर की इनकी संलिप्तता है, इससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। इधर से कुछ सबसे बड़ी बात तो है कि हम महिला शक्तिकरण के बाद जैसे जैसे हम लोग समानता का अधिकार हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं को हमने दिया, उसके फलस्वरूप आज महिला हर क्षेत्र में अपना अपना काम कर रही है। पर ये सब्जेक्ट जो आज विषय गंभीर विषय बना है, कुछ % ऐसे लोग जो महिलाओं के अंदर गलत मैसेज देते हैं, उन चीज़ों की भ्रांति हमारे समाज के अंदर जो बनी है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो परिवार का होता है, उसके बाद समाज का होता है, उसके बाद आगे जो सिस्टम होता है वो हमारी सरकार का, पुलिस का होता है। पर जब तक हम लोग हमारे समाज में एक कोई भी बात होती थी पहले और आज भी है उस बात के अंदर गंभीरता से, जब तक वो अपने परिवार के लिए नहीं सोचेगा और परिवार में बैठ के अगर कोई चीज़ बात हम हमारे बच्चों से नहीं करेंगे, जब तक ऐसे चीज़ बच्चों के बीच में लाके हमें बतानी पड़ेगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों को विरोध में रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ऐसे लोगों के खिलाफ विरोध में रहना चाहिए। महेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? महिलाओं के साथ में जो आज ये घटनाएं हो रही हैं और एक तरह से देखा जाए तो महिलाओं के द्वारा जो घटनाएं घटित की जा रही हैं, उन दोनों के पीछे एक तो मजबूरी और एक बेरोजगारी और एक आर्थिक स्थिति इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। मजबूरी और अपने जो बीच के अंदर ये समाज के अंदर जो ये आर्थिक स्थिति है, इसको यदि हम देखें तो आज आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करने के लिए, चकाचौंध जिंदगी जीने के लिए आज महिलाएं इस अपराध में कूद पड़ती हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि महिलाओं के द्वारा इस अपराध को स्वीकार करने के बाद में अपराध और आसान हो जाते हैं। इसके अंदर जो अपराध करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है। अपराध इतने आसान हो जाते हैं कि वो जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो तुरंत उनको मिल जाता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई अपराध महिला कर रही है या महिला के साथ में अपराध हो रहा है, तो इसको हम तवज्जो दें या फिर इसको तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके और इसको आगे बढ़ाएं, ताकि क्या है कि जो अपराध यदि जानबूझकर किए जा रहे हैं उसका भी खुलासा हो सके। जी बिल्कुल। उमेश सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है, अपराध आसान हो रहा है महिला के आने से? देखिए, जहाँ महिलाओं का प्रश्न आता है तो सरकार और समाज में थोड़ी सी ओवर सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी होनी चाहिए लेकिन ओवर सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। जब हम विवेक को खो देते हैं तो हमारी बुद्धि में भ्रम पैदा होता है। मेरा मानना है कि समाज को जब हम, जैसा कि अभी जोशी जी ने बताया था कि पुरुष और महिला को जब हम बराबरी से देख रहे हैं तो नियत को भी बराबरी से देखा जाना चाहिए। और जिस तरह के कानून बने हैं वो कानून हमेशा हर जगह
लागू नहीं हो सकता। कानून की जो धरातल पे जो व्यवहारिकता है उसको देखना पड़ेगा, और उस व्यवहारिकता को लागू करने वाला हमारा पुलिस बल है, उसको निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है। उसके सामने इन परिस्थितियों में पुलिस के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर आ रही है इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरी जो सबसे बड़ी चिंता वो ये है कि पुलिस का निष्पक्ष नहीं होना। मैं तो ये मानता हूँ कि पुलिस का एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी जो कि एटीएस में लगा हुआ था, वो पीड़ित हुआ, उसने कानून का सहारा नहीं लिया, उसने एक औरत की हत्या कारित करी और खुद मरा। ये अपने आप में इतना बड़ा फैक्ट है कि लोगों का, खुद पुलिस का अपने कानून में विश्वास नहीं है। वो जो ओवर सेंसिटिविटी है, मैं सोचता हूँ इसको रेशनलाइज करना चाहिए। महिलाओं के प्रति जो ओवर सेंसिटिविटी हो रही, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए और वस्तुस्थिति को समझते हुए सेंसिटिव होना चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि अपराध जो है वो चाहे महिला करे चाहे पुरुष करे, वो अपराध है। और अपराध पर अगर अंकुश कहीं लगता है तो सबसे पहला उस पर अंकुश लगता है परिवार से। वो एक अपराधी अपराध करके घर में आ रहा है, वो परिवार का बेटा भी है, परिवार का भाई भी है, परिवार का रिश्तेदार भी है। तो जब तक उसको एक सोशल स्टिग्मा, सोशल टैबू की तरह नहीं देखा जाएगा, जब तक ये अपराधों पर अंकुश नहीं लगेगा। एक आदमी बड़े से बड़ा अपराध करता है, न्यायालय से बरी हो जाता है, चुनाव लड़ता है, भारत का मंत्री बनता है, भारत का प्रधानमंत्री बनता है, कोई भी कुछ भी बनता है, जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े टैबूज होते हैं, उसको सोशल एक्सेप्टेंस मिल रही है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी सोसाइटी जागरूक नहीं होगी, जब तक हमारी फैमिलीज जागरूक नहीं होंगी, अपराध पर अंकुश नहीं लग सकता। जी बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जनमंच के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी सभ्य समाज के अंदर में सबसे पहले शुरुआत घर से ही होती है, और माँ बाप कोई भी हों अपने बच्चों को गलत संस्कार कहीं भी नहीं देते हैं और किसी भी प्रकार नहीं देते हैं, अच्छे से अच्छे संस्कार देते हैं। फिर क्यों अपराध बढ़ रहे हैं, इसके मूल में जाने की आवश्यकता है। और मूल में जाने के बाद में मेरी ये सोच है कि बच्चे जब बेरोजगार रहते हैं, लायक होने के बावजूद भी, तो उन्हें लगता है कि जो असक्षम लोग हैं वो जब पैसे के माध्यम से बहुत आगे बढ़ जाते हैं और वो लोग पीछे पिछड़ जाते हैं। मेरा इस मामले में ये मानना है कि एक सरकार का भी नैतिक दायित्व है कि उन्हें जो वादे करते हैं उसके अनुरूप सरकार को नौकरियां भरपूर देनी चाहिए, जिससे बच्चे अपराध की श्रेणी के अंदर में नहीं बढ़े और सभी लोग उनको सहयोग करें। मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि वो 2 महीने की बच्ची जिसके साथ रेप हो रहा है, उसे कौन से संस्कार दें हम, उसे कहाँ से बचाएं हम? ठीक है, चकाचौंध में हम जा रहे हैं, मैं मानती हूँ महिलाएं बहुत सी चकाचौंध की वजह से क्राइम में जा रही हैं, किसी कारण से जा रही हैं, मजबूरी के खातिर जा रही हैं, लेकिन जो 2 महीने की बच्ची के साथ रेप हो रहा है उसमें क्या कहना चाहेंगे आप लोग? उसका कारण यही है कि सबसे पहले तो नशा, हमारे सबसे ज़्यादा नशा बढ़ता जा रहा है सर, इस वजह से लोग क्राइम में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात, जो सर ने कही भय, क्राइम वो कर रहा है जो समाज से बाहर निकल गया है। ज़्यादातर आप देखिए बाहर का जो आएगा वो यहाँ आके क्राइम कर जाएगा और यहाँ का आएगा वो बाहर जाके क्राइम करेगा। तो समाज का डर तो नहीं है, लेकिन कानून का डर उसके अंदर होना चाहिए। कानून के अंदर उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जिससे वो दोबारा इस तरह का काम करे ही ना। चलिए, सज़ा इस तरह की हो कि दोबारा इस तरह का काम ना करे। आप कुछ करें? आजकल देश में ऐसे बोल रहे हैं कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती, क्यों ऐसा क्यों? आजकल बेटी है, बहू है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती है, लेकिन एक बाप ऐसे ही बोलता है कि अच्छा काम कर लो, लेकिन वो पढ़ाई के लिए आगे बढ़ती है। आजकल कहते हैं कि लड़की ये नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला क्यों नहीं कर सकती? महिला भी आगे बढ़ सकती है। कानून कब तक बढ़ाएगा आगे? खुद को भी तो बढ़ना चाहिए। महिला अपने आप को क्यों कमज़ोर समझती है? वो भी अपने आप को एक आगे बढ़ने के लिए अपने खुद को लायक समझना चाहिए। पुरुष कहते हैं कि ये काम करना चाहिए, लेकिन महिला भी तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कर सकती है। चलिए, बिल्कुल महिला को अपने आप पर आधारित होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, इनका कहना है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस सब की जड़ जो है भ्रष्टाचार है। अगर ये भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए, जैसे भ्रष्टाचार से मैं आप कहना चाहूँगा कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट की पोस्टिंग इन नेताओं के द्वारा होती है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत ली जाती है, उस हिसाब से इनको पोस्टिंग मिलती है। तो ये जिस दिन होगा तो नेचुरली पुलिस वाला भी फिर पैसे ही खाएगा। तो जब वो पैसे खाएगा तो ऑब्वियसली ये सब काम होगा ही होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप भ्रष्टाचार को काटिए, बाकी सब अपने आप सुधर जाए। चलिए, करप्शन लेस इंडिया बनाइए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार पुष्पेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, आधुनिक युग है, आधुनिक युग में क्या है, जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से आधुनिक युग बढ़ रहा है शिक्षा की ओर। बराबर से महिला हमारी मातृशक्ति है, उन्होंने बहुत बराबर हमारी बहन, बेटी, माँ, बच्ची, प्रेमिका सब के रूप में महिला का
साथ रहता है हमेशा। हमारी मातृशक्ति बहुत आगे बढ़ चुकी है और मैं सलाम करता हूँ आपके माध्यम से, हमारी माँ बहन बेटी सब आगे बढ़ गई हैं और महिलाओं को बहुत अधिकार मिल गए। 50% का रिजर्वेशन है, उसमें महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं, लेकिन कुछ महिला 1% होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, और रही बात उसकी अपराध की, अपराध महिलाएं पुरुष कोई भी करे उसको सजा ऐसी मिले कि कोई महिला दोबारा अपराध करने से डरे। चलिए हम भी आपके सलाम को एक बार फिर सलाम करते हैं, क्योंकि मातृशक्ति है, लेकिन जिस तरह से ये सब घटनाएं सामने आ रही हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी। देखिए, 3 लेवल पर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। पहला लेवल है परिवार, दूसरा लेवल है समाज और तीसरा लेवल है कानून। इन तीनों लेवल्स पर अगर हम एक्टिव नहीं होंगे तो महिला अपराध कम नहीं होगा। समाज में हमें, परिवार में हमें उस बच्ची को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि वो आगे बढ़ने के लिए अपने सही आदर्श की तरफ चल सके। समाज में हमें जो भी व्यक्ति अपराध करता है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, उसको समाज स्वीकार नहीं करे किसी भी लेवल पर। ये समाज का दृष्टिकोण हमें बदलना पड़ेगा। और कानून में तो राजेंद्र सिंह जी ने जैसे कहा, एक निष्पक्ष कानून की प्रक्रिया जब तक फॉलो नहीं की जाएगी तब तक ये घटेगा नहीं। और चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये भूल जाना चाहिए कि महिलाएं अपराध नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक आम धारणा जो पहले बनी हुई थी कि महिलाएं अपराध नहीं कर सकती। पिछले 10 से 15 वर्ष में विश्व भर के आंकड़े हमें ये बताते हैं कि महिला अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। और उसको कम करने के लिए, अब देखिए, जीवन बीमा पॉलिसी एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन उनका एक टारगेट पूरा करने के लिए, और जिस तरह से मेरे सामने 2-4 केसेस, क्लिनिकल केसेस आए हैं कि वो किस तरह के अपराध में चली जाती हैं, ये सार्वजनिक रूप से बताते हुए शर्म आती है। इसके अलावा होटलिंग का जो प्रोफेशन है, उसमें जो महिलाएं काम करती हैं, मैं नहीं किसी के लिए कहना चाहता कि सारी इस तरह की हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाओं का तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए, और जिस तरह से MBA में आजकल पढ़ाया जाता है कि आपको अपने एथिकल रिलेशनशिप की बात भूल जाइए, आप तो टारगेट की बात कीजिए। तो एथिक्स और टारगेट में जब तक आप संतुलन नहीं बनाएंगे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और बहुत सारे क्लिनिकल केसेस हम लोगों के पास आते हैं जिसमें बहुत से साइकोलॉजिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ा विषय है। छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि परिवार के लिए, समाज के लिए, कानून के लिए और जल्दी बढ़ने की मानसिकता, इन चारों चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जनमंच में। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। आज हमें मानसिकता थोड़ी बदलनी होगी। 90-80% महिलाएं इसमें क्राइम में शामिल नहीं है। 2% का कोई अपवाद नहीं होता, उसकी भी कोई परिस्थितियां होती है। आज हमें सबसे नए सिरे से ये देखना पड़ेगा कि समाज में तो स्टेटस बदल रहे हैं। 3 कैटेगरी हो गई, हाई प्रोफाइल समाज हो गया, मीडियम हो गया, निम्न हो गया। आज हमारे सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और सबसे ज़्यादा तो इस रोकने के लिए होगी कि आज तो 12वीं तक की शिक्षा है। आज हर विद्यार्थी को समाजशास्त्र और कानून की शिक्षा अनिवार्य देनी चाहिए। कानून का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और समाज की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर होना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लोगों की थोड़ी सी हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनकी थोड़ी मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा, मोरलिटी की। जी बिल्कुल, मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये समाज की जो संस्कृति है, बिल्कुल जो पहले संस्कृति थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और जो आज का युग है, जो चकाचौंध है, उसमें महिलाएं कुछ आगे हैं। शहर में जो हुक्का बार, दारू की दुकानें, ये काफ़ी इतनी चरम सीमा पे हैं कि जो कॉलेज की जो लड़कियां हैं, तो आदतन करीब आप ये मान के चलो 20% जो लड़कियां हैं वो दारू का सेवन करती हैं, सिगरेट का करती हैं। कुल मिला के ये है कि संस्कृति अपनी बिल्कुल डगमगा गई है। जब तक आपकी संस्कृति शिक्षा में सुधार नहीं होगा, जब तक इसका विकास नहीं होगा। चलिए, डगमगाते डगों से ना नापें डगर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इस मंच से महिलाओं के लिए ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग हमारे अग्रणीय हैं, समाज बना रहा है, लड़कियों का अग्रणीय है, प्लीज़ हमारी सबकी रेपुटेशन बनाए रखें। नारी तू कमज़ोर नहीं, ना तू लाचार है, शक्ति का नाम ही नारी है। तो प्लीज़
स्त्री वर्ग को, गर्ल्स को, लेडीज़ को, सबको यही बोलूँगी, आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आप लोग किसी मृग तृष्णा के चक्कर में ऐसे रास्ते पर ना जाएं, किसी के हाथों मिसयूज़ ना हो कि वो अपना काम निकालने के लिए आपको हथियार बनाएं और आप उसके चक्कर में फंसकर परिवार से, समाज से, सबसे कट जाएंगे और हमारी एक जाति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। प्लीज़ हमारे लेडीज़ के लिए सम्मान का विषय है, ताकि आप इसको बनाए रखें। महिलाओं से, स्त्रियों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर। धन्यवाद जी बिल्कुल, विकास के लिए विनाश का रास्ता तय नहीं करें, ये इनका कहना है। आप में से कोई कुछ बोलना चाहें? मैं एक बार दोबारा उस विषय पे आना चाहूँगा जिससे हमने शुरू किया था कि एक युवती जिसको उठा के ले जाया गया था और बाद में पता चला कि वो खुद अपनी मर्जी से ब्लैकमेल करने की वजह से गई थी। हम सब लोगों ने काफ़ी सारी बातें बोली कि परिवार को ऐसा करना चाहिए, समाज को ये करना चाहिए, समाज की बंदिशें होनी चाहिए, लेकिन हम सब लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और लोकतांत्रिक देश में रहने के नाते ये सब काम हम लोग नहीं करते। इसलिए लोकतंत्र की व्यवस्था की जाती है कि हम में से कुछ जनप्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं जिनको ये व्यवस्था सौंपते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपको इस तरह से संभालना है। हम में से कुछ लोग गृह मंत्री बनते हैं, कुछ कानून मंत्री बनते हैं। ये सही में जिम्मेदारी हम सब जो लोग बोल रहे हैं हमें ये करना चाहिए, परिवार में करना चाहिए, जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। और जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है वो जो कानून बनाते हैं वो कानून इस तरह का बनाते हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा दोहन किया जा सके। उन कानूनों का फ़ायदा इस तरह से उठाया जाता है कि जिससे वो दोबारा सत्ता में आ सके। लोक लुभावन कानून जो सुनने में और समझने में हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उन कानूनों के पीछे जो इन लोगों की जो गलत नीतियां हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों की, वो छुपी हुई होती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आज तक पता नहीं कितने लोगों ने कितने चिंकारा और वगैरह मारे होंगे, लेकिन एक चिंकारा एक फिल्म स्टार के द्वारा मारने पर, और आप सब जानते हैं कि कितना दोहन किया गया होगा उस व्यक्ति का, क्योंकि बहुत पैसे वाला था। अगर चिंकारा मैं आप में से कोई एक रिक्शा वाला मारता है तो क्या उसके ऊपर वो सब कुछ होता? हमको ये समझने की जरूरत है कि कानून जो बनाए जाते हैं, जिन लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन पे सवाल करें, ना कि अपने परिवार पे, अपने माँ बाप पे, अपनी सभ्यता पे और अपनी संस्कृति पे। धन्यवाद। मैं एक वापस से ये कहना चाहूँगा कि हम देखिए, समाज के अंदर सफल कौन माना जाता है? जिसने पैसा कमाया। पैसा कमाना सब चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो महिलाएं भी आगे बढ़ना चाहती हैं। और ये एक बहुत ही आसान रास्ता है, जैसा मैडम ने कहा कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये आसान रास्ता है, लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और हमारे जो कानून बने हैं उसके अंदर केवल कानून बना करके, अंधाधुन कानूनीकरण जिसे कहना चाहिए करके, हम किसी भी अपराध को रोक नहीं सकते। इसको चाहिए कि हमें महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं तो महिलाओं को भी थोड़ा ताकतवर बनना पड़ेगा, थोड़ा फिजिकल अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा ताकि वो अपने आप की रक्षा कर सके। जी बिल्कुल, थोड़ा मजबूत बनने की जरूरत है। अब आप कुछ बोलना चाह रहे थे? एक तो अभी आप लोगों ने कहा कि हाई प्रोफाइल लाइफ जीना लड़की चाहती है, इसलिए अपराध की तरफ प्रवृत्त होती है। दूसरा मैं समझती हूँ दूसरा कारण है लैंगिक भेदभाव। उसका कारण भी एक हो सकता है क्योंकि लड़कों को ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, लड़कियों को नहीं दी जाती हैं। लड़कियां घर में कैद करके रखी जाती हैं या पढ़ने के लिए कम भेजा जाता है उसको। तो लड़कियां क्या समझती, उसको जो बाहर का कोई व्यक्ति आता है उससे प्यार से बोलता है तो लड़की उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो वो ये नहीं समझ पाती कि अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है। वो सोचती है कि हाँ ये मेरा चाहने वाला, घर वाला मेरा भला नहीं सोचते, तो उस कारण वो लड़की आगे की तरफ जाके अपराधों में बढ़ जाती है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जिसने बीमारियों महामारियों के लिए जैसे चिकित्सक के जो कैंप लगते हैं, वैसा ये एक कैंप लगाया है आपने। ऐसे जागरूक करने के लिए ऐसे कैंप लगने चाहिए। ये एक बड़ी समस्या है, ये एक बड़ी महामारी है, जिसको दूर करने के लिए ऐसी जागरूकता हर बच्चे तक वो बुराई और बीमारी के सारे लक्षण और उपाय और वो बात पहुंचनी चाहिए। ये स्कूल से पहुंच सकती है, कॉलेज से पहुंच सकती है, कानून से पहुंच सकती है। वहाँ भी अनुशासन और संस्कार दिए जाने चाहिए, मजबूती से दिए जाने चाहिए। पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं, मैं छोटी छोटी बात बताना चाहूँ, एक आधी समय नहीं है। पारिवारिक व्यवस्थाएं भी जो एकाकी हो गई हैं वो भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। और दूसरा देखो, अपन ने पढ़ा है, देखा नहीं है कि 3 कैटेगरी मानवों की हुई है, जैसे मैडम ने बताया, वो भी बड़ा अपराध है और भारतीय संस्कृति के लिए बड़ा कलंक है। पहले देवता होते थे, मानव होते थे और राक्षस होते थे। तो जो दोमा वाली बातें हैं, ऐसी ये राक्षस प्रवृत्ति है। यहाँ हमें चाहिए
कि यहाँ हमारा देश जो कानून बनाए उस राक्षस के लिए राक्षस जैसा ही कानून बनना चाहिए। राक्षस बनने से पीछे हट जाएंगे लोग और जागृति लानी चाहिए। मैं आपको सलाम करता हूँ। चलिए इधर से। हाँ बेटा। नमस्कार, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए ना सेल्फ डिफेंस क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि जब लड़कियाँ फिजिकली स्ट्रांग होंगी तभी वो आगे बढ़ पाएंगी। क्योंकि कानून तो अपना काम ठीक से करता ही है, मगर कई कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जहाँ लड़कियों को ही आगे बढ़ना होता है। इसीलिए लड़कियों को फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नारी अबला नहीं सबला है। थैंक यू। जनमंच में कुछ और आवाज़ें इधर से, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ना ये बोलना चाहती हूँ कि ना आजकल पुरुषों को ना सबसे आगे रखा जाता है, हमेशा महिलाओं को ना पीछे रहने की बात की जाती है, महिलाओं को हमेशा दबाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुष और महिला दोनों बराबर है। हर घर के अंदर बेटे को तो हमेशा आगे रखा जाता है। ये भारत एक पुरुष प्रधान देश है, क्यों महिलाएं भी वो कर सकती है जो पुरुष कर सकते हैं। हम महिलाओं के ऊपर कमेंट्स किए जाते हैं, उनको ये हमेशा उनको पीछे रहने के लिए बात की जाती है कि ना आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। जब एक मेल सब कर सकता है, और जहाँ तक समानता की बात की जाती है, जहाँ पर एक मेल पुरुष सब सही कर सकते हैं, तो महिला भी वहाँ पे सब कुछ सही कर सकती है। अपनी आवाज़, अपनी बात रख सकती है, बोल सकती है। और इस बार महिलाओं को हमेशा महिलाओं को पीछे रखा जाता है। उन्हें ना हर परिवार के अंदर बताया जाता है कि ना महिला थोड़ा संभल के चलो, थोड़ा संभल के रहो। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि ये कह रहे हैं कि महिलाओं को आगे रखना चाहिए। हालांकि नियम कायदे कानून भी यही कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, बट बहुत कम ऐसा हो पाता है। और कोई सवाल इधर से? जी सर, आज का जो रंगमंच रखा है ये बहुत अच्छा है कि महिलाओं द्वारा किए जा रहे अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा कहीं ना कहीं समाज और सबसे बड़ा राजनीतिक है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही यूपी में जो चुनाव का माहौल चल रहा है, उसमें एक नेता ने बयान दिया था कि वोट की इज्जत बेटी की इज्जत से बढ़ के, जहाँ वोट की इज्जत को बेटी की इज्जत से बढ़ के माना जा रहा है, वहाँ पे महिलाएं कहीं ना कहीं इस दलदल में फंसती हैं और उसके बाद में वो क्राइम का रूप दिया जाता है। इस वजह से हमारी महिलाएं जो कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा देने में राजनीतिक का भी बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले हमारे राजनीति जो हम चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने जाते हैं, उनको हमको ये सोच के चुनना चाहिए कि ये हमारे समाज में एक सामाजिक अच्छे तत्व है कि नहीं है, या फिर ये हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे, हमारे समाज में हो रहे क्राइम को किस तरीके से रोकेंगे, कैसा हमारा कानून की व्यवस्था बनाएंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी राजनीतिक व्यवस्था को बनाना है, ना कि किसी के द्वारा किए गए क्राइम को उसके ऊपर थोपना है। बस, धन्यवाद सर। बताइए। हाँ बोलिए। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी जो महिला सशक्तिकरण की बात की, पीछे से एक बच्ची की आवाज़ आई तो मेरे को एक कवि की दो पंक्ति याद आ गई कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद आएंगे। अरे छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, द्यूत बिछाए बैठे शकुनी नतमस्तक बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद आएंगे। पहले केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, होठ सील दिए हैं जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये आंसू तुम्हारे किसको क्या रुलाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल हालात ऐसे ही हो रहे हैं। कान के पर्दे हटाने की ज़रूरत है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, कानून को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर उस चीज़ को यानी कि राजनीति को दुरुस्त करने की ज़रूरत है जिससे कि पूरा देश चल रहा है, क्योंकि सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। फिलहाल आज जनमंच में बस इतना ही। अगले जनमंच में फिर किसी नए नुक्कड़ पर, किसी नई जगह पर इन्हीं समस्या और समाधानों के साथ आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए नमस्कार।